हेलो भाई, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने राउल्ट लॉ डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग का सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल भी लगा रहे हैं, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिए, ठीक है। थोड़े से मोटिवेशन के साथ हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि ना हम सफर ना हमनसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। यानी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए। भले ही आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, कॉन्सेप्ट वगैरह समझ रहे हो, बट अगर आप इसका नोट्स नहीं बना रहे, आप इसके पीवाईक्यू नहीं कर रहे, तो आपका ये पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। चलिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, पहले एक मेरी बात समझिए। हमेशा किसी भी सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा और जिसमें घोला जाएगा, जैसे कि वाटर, वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। और जिसको मिलाया जाता है बेटा, जो मिलाया जाएगा इसमें, वो क्या होगा बेटा, सल्यूट होगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन बना उसकी बेटा कुछ प्रॉपर्टी होती है, एंड वो प्रॉपर्टी हमेशा किस पे डिपेंड करेंगी, सल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेंगी। जो सोल्यूशन बना है उसकी प्रॉपर्टी केवल किस पे डिपेंड करेंगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल किसके, सल्यूट कितना है, कितना नंबर है, उस पे डिपेंड करे, ना कि सल्यूट का नेचर। यानी सल्यूट क्या है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, सल्यूट का कितना नंबर है उस पे डिपेंड करेगी। ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेंगे, ना उसके नेचर पे। सल्यूट कितना है उस पे डिपेंड करेंगे। सो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट, जो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, जो कि किसी भी सॉल्वेंट में घुला होता है, ना कि उसके केमिकल नेचर पे। नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेंगे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो कौन कौन सी उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखो। सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहले मेरी बात देखो, चार प्रॉपर्टी है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से मेरी बात समझना। जब यहाँ पे सैल्यूट का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे सैल्यूट का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर सैल्यूट का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सैल्यूट बढ़ेंगे, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसका रिलेटिव लोअरिंग हो जाता है। यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। जैसे ही सैल्यूट का नंबर बढ़ेगा, तो जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इलेवेट हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा उसका। एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन की कितनी प्रॉपर्टी होती है, चार। पहला क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, डिप्रेशन यानी घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना। कब, जब सल्यूट का नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देयर आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा, चार। पहला कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का घटना, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले, अगर आप लोग को ये बात समझ में आ गई, केवल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर। अगर नंबर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एंड फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब चलो, इससे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। हजार बार बच्चों को समझाया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सैल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अगर समझ गए हो तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कह रहा है कॉलीगेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन, कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगी बेटा, नंबर ऑफ सैल्यूट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, सुक्रोज हो गया, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। पहले मेरी बात समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो यानी जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ग्लूकोज टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हुए, एक। NaCl तुरंत टूट जाएगा तो NaCl, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, कितने नंबर हो गए, दो। यहाँ पे Ca एक है, Cl2 कितने हैं,
दो, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3 मॉलिक्यूल। एंड सुक्रोज कितने हो जाएंगे? सुक्रोज टूटता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? CaCl2 का, तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि CaCl2 अपने आयंस में टूट जाता है। आई मेरी बात समझ में? नाउ तो फिर आ जाओ, द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका नंबर ज्यादा हो, क्योंकि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमको याद रखना, नाम से याद कर लो ना, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सैल्यूट का नंबर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो इसमें से किसका सैल्यूट का नंबर ज्यादा होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे 2 Na है एंड एक SO4 है, इसमें 3, इसमें 2, एंड अमोनियम NO3 इसमें 2, KNNO3 इसमें भी 2, यानी ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे कम होगा? अब देखो जैसे ही नंबर बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर नंबर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो आपको देखना है जिसमें कम नंबर होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो किसका कम होगा, ठीक है। आंसर नंबर बी, यहाँ पे गोल्ड सोल्यूशन, गोल्ड सोल्यूशन में जो एटम है वो केवल गोल्ड के होंगे, नंबर क्या है? गोल्ड है, केवल गोल्ड, ठीक है, तो नंबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सैल्यूट का नंबर 1 हो जाएगा, तो यानी सबसे ऑस्मोटिक प्रेशर लो इसका होगा। पोटेशियम क्लोराइड में तो क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा, तो यानी 2 हो गया इसका नंबर, ठीक है, सैल्यूट का नंबर। ऐसे ही करके, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तुरंत टूट जाते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, एक एक बात को डिस्कस कर लेते हैं बहुत डिटेल से। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझिए, जब भी हम किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है ना। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझो मेरी बात, मैं मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका जो वेपर प्रेशर है अभी हमारा 400 है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली हमने ले लिया कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो अभी कितना है? 400 एटीएम है, ठीक है। फिर हमने क्या करा? इसमें सल्यूट ऐड करा, कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। सल्यूट ऐड करने के बाद जो इसका प्रेशर हो जाता है वो कितना हो जाता है बेटा? 350 हो जाता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? पहला इसका प्रेशर कितना था? 400 था। जैसे ही हमने सल्यूट ऐड करा इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 350 हो गया। यानी सल्यूट ऐड करने में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर जो होता है वो रिजल्टिंग लिक्विड का वो क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा सर कि जब मैं किसी सोल्यूशन में, कोई मान लो फॉर एग्जांपल ये 400 है एंड मैंने सल्यूट मिलाया तो अब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 350 हो गया। तो मैंने आपको एक बात सिखाई होगी राउल्ट लॉ में कि जब जब हमने मिलाया कुछ नहीं होता, मान लो अभी हमने कुछ भी नहीं मिलाया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा हम इसको किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट से डिनोट करेंगे। जब तक हमने सोल्यूशन में कुछ नहीं मिलाया है, यानी आपका पी नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट। तो पी नॉट आपका कितना है? 400। अब हमने इसमें क्या करा बेटा? इसमें हमने थोड़ा सा सल्यूट मिला दिया, ठीक है। हमने इसमें क्या मिला दिया? सल्यूट। तो जो सोल्यूशन बना उसका प्रेशर कितना हो गया? 400 से 350 हो गया। यानी अब जो प्रेशर बना हम उसको किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। मिलाने के बाद ये कितना हो गया? 350। अब मैं पूछूं बेटा कितना वेपर प्रेशर घटा? कितना वेपर प्रेशर घटा? तो आप बोलोगे सर 50। मैं पूछूंगा कैसे? तो आप बोलोगे सर 400 माइनस 350 कर दो तो 50 आ जाएगा। इतना ही वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला बताओ। तो 400 क्या है बेटा? पी नॉट एंड 350 क्या है? पी, यानी रिलेटिव लोवरिंग, सॉरी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस का पी। अब बात आती है सर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? बेटा जब भी रिलेटिव वर्ड आ जाए ना तो उसका मतलब होता है आपको बड़े वाले से हमेशा उसको डिवाइड कर देना। जब हम किसी नंबर, मान लो फॉर एग्जांपल हम अपना मार्क्स से ही मार्क्स निकालते हैं तो हम लोग रिलेटिव मार्क्स निकालते हैं, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उससे अपने आप को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो रिलेटिव मार्क्स आ जाते हैं, कंपेरिजन आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आपसे बोले क्या रिलेटिव वर्ड बोले, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, तो वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट माइनस पी था।
लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब आपसे रिलेटिव बोला है तो बड़े वाले से घटा दो, बड़ा वाला कौन है, पी नॉट, पी नॉट से हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया है ना। अब समझो मेरी बात, तो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस पी, कैसे निकाला आप समझ गए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, पी नॉट से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये वेपर प्रेशर घट कैसे जाता है, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी, अभी मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास सॉल्वेंट है ना, इसका अभी वेपर प्रेशर 120 पास्कल है ना, 120 पास्कल है ना। जैसे ही हमने क्या मिलाया, इसमें सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इसमें सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है, सॉल्वेंट यानी कुछ नमक मिलाया, मान लो नमक मिलाया, अब इसमें सॉल्वेंट लग गए, ठीक है। जब ये सॉल्वेंट मिलाया जाता है ना, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, सॉल्यूट सल्यूट मिलाते हैं ना, सल्यूट है, ये क्या करेगा, सरफेस में एक लेयर बना लेगा। ये जब सरफेस में ये वाली लेयर बना लिया है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है या फिर जो सोल्यूशन के मॉलिक्यूल है, वो इसको छोड़ के, सरफेस को छोड़ के जा नहीं पाएंगे। ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है सरफेस को छोड़ के जा नहीं पाएंगे, और सरफेस को छोड़ के जा नहीं पाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, प्रेशर बेटा तब बढ़ेगा जब ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं, जब यहाँ के मॉलिक्यूल इसको छोड़ के जाने लगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, भाप बन के उड़ने लगते हैं, ठीक है, प्रेशर बनेगा, जो उड़ेंगे इधर उधर, है ना, कंटेनर से टकराएंगे, तो हमने क्या कर दिया, सल्यूट ऐड कर दिया। जब हमने जैसे ही सल्यूट ऐड करा है, तो अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, सल्यूट ने एक लेयर बना लिया है, यहाँ पे एक लेयर बना लिया है, और अब ये जो सोल्यूशन के मॉलिक्यूल है उनको उड़ने ही नहीं देगा, है ना, नहीं उड़ने देगा, तो वेपर प्रेशर घट के 120 से क्या पता ये कितना हो जाए, 90 पास्कल हो जाए। तो मैं आपसे पूछूंगा कितना घटा, तो आप तुरंत निकाल लोगे सर, पी नॉट माइनस पी, यानी इसको बोलेंगे पी नॉट जो प्योर वाले में था, इसको बोलेंगे पी, तो आप कितना बोलोगे, 120 माइनस 90, यानी कितना घटा, 30। तो ये क्या था, लोअरिंग वेपर प्रेशर था, लोअरिंग वेपर प्रेशर। बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यानी आप क्या करोगे, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, यानी बड़े वाले से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 120 माइनस 90 अपॉन में 120, ऐसे निकाला जाता है। आई मेरी बात समझ में, फिर से बात समझ लो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये होता है बेटा कि ये देखो, वेपर प्रेशर तब बढ़ता है जब ये मॉलिक्यूल ऊपर छोड़ के इसको जा रहते हो, तो सरफेस में हमने सल्यूट जब मिलाया, तो सरफेस में ये जो सरफेस है उसके सल्यूट के मॉलिक्यूल इस सरफेस में आ गए, तो ये जो पूरे सोल्यूशन के मॉलिक्यूल थे वो छोड़ के जा नहीं पा रहे, छोड़ के जाएंगे नहीं तो यहाँ पे वेपर ही नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, चलिए अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने राउल्ट का नियम तो पढ़ा ही है, बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में भी राउल्ट ने अपना नियम दिया हुआ है बेटा। क्या नियम दिया हुआ है, उसने ये बोला है, राउल्ट ने ये बोला कि जो आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, जो रिलेटिव, ये देखो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम किसके डिनोट करते हैं, एक्सबी, यानी सैल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, एंड मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सैल्यूट एंड अपॉन में मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी एनबी अपॉन में Na प्लस एनबी, यानी ऊपर वाले में हम किसके, सल्यूट के मोल रखेंगे और नीचे वाले में हम टोटल मोल रखेंगे। आई मेरी बात समझ में, चलिए फिर अब जब भी हम लोग एक बार इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या बोला, ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस में पी अपॉन में पी नॉट, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा एक्सबी के, यानी सैल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है,
तो आपने बोला सर पी नॉट मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी टोटल मोल्स, है ना, चाहे फिर वो सल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। एक चीज और मेरी बात समझो यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई हमने सोल्यूशन बनाया है, तो इसमें 500 ml वाटर एंड इसमें हमने 5 ग्राम सल्यूट मिला दिया है, तो इसमें सल्यूट के मोल कितने ही होंगे, यानी सल्यूट के मोल कम होंगे। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ही बढ़ेगा, अगर हम टोटल मोल यहाँ पे रखेंगे तो हमारा यहाँ पे ऐसा मतलब कैलकुलेशन ही बढ़ेगा। तो हम उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए, है ना, हमने क्या कर लिया, इसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। जब हम ये सॉल्वेंट के साथ होगा तो हम इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी हम इसको क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, है ना। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे NB अपॉन में Na। क्यों नेग्लेक्ट करा, तो उसका आपको आंसर भी देना है कि सर जब सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जब उसमें वाटर ज्यादा होगा सल्यूट कम होगा, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सल्यूट बहुत ही कम है, डाइल्यूट वाटर के केस में बहुत ही कम है, तो हम क्या कर देंगे, उसको निग्लिजिबल कर देंगे, सल्यूट को मोल को नीचे निग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है। ये बात रही। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके सल्यूट के मोल हैं और ये किसके आप मोल हैं, आपके सॉल्वेंट के मोल है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब एक चीज और यहाँ पे और समझिए, ये आपका आ गया। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसके बाद देखो, ये पी नॉट माइनस में पी अपॉन में पी नॉट, मोल इक्वल टू, आप लोग को पता होगा बेटा, मोल बराबर क्या होता है, किसको नहीं पता मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन में मोलर मास, वेट अपॉन में मोलर मास। और ये भी नहीं आता तो क्लास छोड़ के भाग जाया करो, क्योंकि तुम पढ़ने लायक नहीं हो। मोल इक्वल टू क्या होता है, वो वेट अपॉन में मोलर मास, यानी N इक्वल टू वेट W अपॉन में M, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, NB है, यानी N इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में M। तो NB इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन में MB। तो हम क्या लिख देंगे, WB अपॉन में MB। एंड अब हमको Na के बारे में लिखना है, तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन में MA। WB, अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, रिवर्स रखेंगे, क्योंकि 1 अपॉन में हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, MA अपॉन में WA। तो ये भी आपका फॉर्मूला होगा। आई मेरी बात समझ में, तो ये भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, WB इंटू MA अपॉन में MB अपॉन में इंटू WA, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होगा एंड ये बहुत ज्यादा यूज होगा। आई मेरी बात समझ में। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यानी वेपर प्रेशर क्यों होता है, उसमें डिप्रेशन क्यों होता है, उसका रीजन आपको बताना है। एंड उसका रीजन ये है, जब भी हम किसी नॉन वोलाटाइल सल्यूट को किसी सोल्यूशन में मिलाते हैं, किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ नहीं पाता, मतलब वेपर प्रेशर और कम हो जाता है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो या इसका रीजन बस यही है कि अब जब आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई मेरी बात समझ में। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो पी नॉट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.745 है। अब कहोगे सर प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें अभी कुछ नहीं मिलाया गया। जब हमने कुछ नहीं मिलाया और उसका वेपर प्रेशर नापा, तो वेपर प्रेशर कितना आया, 0.45 पे आया, ठीक है। अभी ठीक है, फिर हमने इस सल्यूट को मिलाया और सल्यूट को मिलाने के बाद जो हमारा वेपर प्रेशर हो गया वो कितना हो गया, 0.74, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.74 हो गया, ठीक है। तो यानी P कितना हो गया, 0.74 हो गया, है ना। दोनों वैल्यू किस में दी हुई है, बार में दी हुई है, ठीक है, जो कि प्रेशर की एक यूनिट है। फिर क्या मिलाया था हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो वो इमेज देख के आपको डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, आप लाइन टू लाइन चलोगे, ठीक है। तो 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल मिलाया था, यानी आपका सल्यूट बताया कितना मिलाया था, 0.5 ग्राम, ठीक है। फिर वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड था जिसको हमने डिसॉल्व करा, कितना, 39 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA कितना दिया आपको, 39 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फिर
उसका मोलर मास भी दिया है, यानी सॉल्वेंट का मोलर मास कितना दिया हुआ है, एम ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व ऐसे हो जाएगा कि आप पहले उसका पूरा का पूरा क्या क्या वैल्यू दिया है गिवन में उसको लिख लो। आई मेरी बात समझ में। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन सो ऑब्टेन्ड, इतना ये भी हमने नोट कर लिया। फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का हमको मोलर मास निकालना है। ठीक है, यानी हमको निकालना है एम बी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। एक चीज हमारी बात समझो, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फॉर्मूला इसका क्या है, पी नॉट माइनस में पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू आपका होता है डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन में एम बी। ठीक है, और जिसको भी ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला वगैरह में कोई टेंशन वगैरह हो रही है तो ये वो वीडियो आपको देख लेना है फॉर्मूले वाला, या फिर मैं क्या करूंगा इस वीडियो के आगे ही उसको ऐड कर दूंगा, तो देखना कंपलसरी हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट जब समझोगे तब इसको और अच्छे से समझ पाओगे। बट जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आए हैं एंड जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। पी नॉट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.745 माइनस का पी कितना दिया हुआ है 0.740, पी नॉट कितना दिया हुआ है 0.745। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इक्वल लगाओगे एंड इक्वल में डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है आपको बेटा 0.5 ग्राम दिया हुआ है ना। डब्ल्यू ए कितना दिया है 39 ग्राम दिया हुआ है इंटू एम ए कितना दिया हुआ है आपको बेटा 78 दिया हुआ है। ठीक है, एंड एम बी कितना दिया हुआ है वही आपको क्या करना है बेटा निकालना है। ठीक है, एक चीज आप देख रहे हो 39 का जो डबल होगा वही 72 होगा, तो वो उसका डबल हो गया। 2 से यहाँ से हमने क्या कर दिया उसको कर दिया, एंड 2 से आप इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 का तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में एम बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको घटा देते हैं, अगर हम इसको माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0 एंड 0.5 यहाँ पे वैल्यू आ गई, नीचे आ जाएगा 0.745। एंड अगर आपको एम बी कैलकुलेट करना है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एम बी इक्वल टू आ गया 0.005। एक चीज और करते हैं ना यार, थोड़ा सा और है ना, ये दिमाग नहीं गया, ये यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 डिजिट इसके भी है 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 5 अपॉन में 745 है ना, एंड 1 अपॉन में एम बी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 5 एम बी इक्वल टू 745, तो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 745 अपॉन में 5, एंड आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, यानी कितना आ गया 149 ग्राम पर मोल इसका आंसर है। देखो कितना कठिन लग रहा था कि नहीं कठिन, एंड ये क्वेश्चन एक्चुअल में बच्चों के लिए हार्ड होता है, बट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आई मेरी बात सुनिए, चलिए तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब हम किसी सोल्यूशन में सैल्यूट को मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब अच्छा ये चीज रिलेटेड है अगर हम इसको देखें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय बनाने में हमने वाटर का यूज करा एंड उसमें बहुत सारी चीजें और सैल्यूट वैल्यूट बहुत सारी मिलाई है, चाय पत्ती मिलाई है, चीनी मिलाई है, तो आप देखोगे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, बट चाय कभी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होगा। अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसमें बहुत सारे मैंने सैल्यूट मिला दिए, ठीक है, पहले वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था, अब 100 डिग्री सेल्सियस में तो बॉयल नहीं होगा, अब ये कितने में होगा
120 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा। तो यानी जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में सैल्यूट को मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है ना। अब समझो मेरी बात, ये प्योर था अभी वाटर, तो इसका जो अभी प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीबी नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्योर वाले को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, टीबी नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड जो नया प्रेशर बना है मिलाने के बाद उसको किससे डिनोट करेंगे, टीबी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कितना कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर 20 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है बेटा, 20 बढ़ा है। तो मैं पूछूंगा कैसे निकाला, तो आपने बोला सर टीबी माइनस टीबी नॉट कर दो, ऐसे निकाला, यानी 120 माइनस 100 करा तो 20 आ गया। तो ये जो आपने डेल्टा टीबी निकाला है ये बहुत बड़ी बात है, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये मेरी बात समझ में आई, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, टीबी। अरे यार एक्चुअली में क्या होता है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना होता है। अब तुमको दिमाग लगाना कि बड़े वाला क्या होगा, यहाँ पे टीबी बड़ा होगा क्योंकि बड़ा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, यानी जो नया वाला बना है वो आपका क्या होगा, बड़ा है, ठीक है। आई मेरी बात समझ। तो आप डिफिनीशन लिख लो कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना ऑफ द सॉल्वेंट जब हम किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी यानी कितना चेंज आया, तो 20 आया तो 20 बढ़ा हुआ है ना, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी है ना। तो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब मिलाने के बाद, और ये प्योर है, जब वाटर प्योर सॉल्वेंट है या फिर कुछ भी प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका होगा। आई मेरी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया। एक चीज और, एक चीज और, फिर से यहाँ पे मैंने ये बोला कि आपका डेल्टा टीबी इक्वल टू यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। तो अब क्या किया गया, दो चीजें थी। पहली बात, ये हमारा फॉर्मूला है तो यानी ये कैलकुलेटिंग मेथड है, यानी कैलकुलेशन से ये निकाला गया। मतलब कैलकुलेट, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है, सुनो, ये जैसे ही निकाला था तो एक तो ये है, दूसरा हम देख भी सकते हैं ना, दूसरा हम एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हैं, हमने किसी चीज को, भाई हमने चाय ही बनाई तो हमने बोला कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था, बट अब चाय में बहुत सारे सॉल्यूट मिल गए हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होता, तो हम उसे थर्मामीटर देख लिया कि भाई वो तो अब 140 में बॉयल हो रहा है ना। तो हमने यहाँ से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो हमने यहाँ से भी निकाल लिया ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ से भी निकाल लिया ना। तो एक्चुअली क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में देखा गया, एक्सपेरिमेंट में बार बार देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के। बार बार देखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, यानी वो डिपेंड करती है किसे, मोलरिटी में। अगर मोलरिटी ज्यादा है तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा हो जा रहा था, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़, अगर किसी सोल्यूशन का मोलरिटी ज्यादा होता था तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता था। बार बार एक्सपेरिमेंट से देखा गया, कैलकुलेशन से तो निकाल लेते थे बट एक्सपेरिमेंट से उनको एहसास हुआ कि जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, किसी सोल्यूशन का अगर मोलरिटी ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्व दैट कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी के। यानी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलरिटी पे, अगर किसी सोल्यूशन की मोलरिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने जब भी प्रोपोर्शनल हटाया तो हमारे पास क्या आया, कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है, केबी। प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट आया, केबी। केबी का नाम जरूर याद रखिएगा, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो या फिर क्या बोलो, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या उसी को क्या बोलते हैं, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत ज्यादा एक बार बहुत ज्यादा नीट आईआईटी सब में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज केबी, ऑप्शन में ये वाला देता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आई मेरी बात समझ में। अब सुनो मेरी बात, अब जिन गधों को, अभी क्लास छोड़ दो जिनको नहीं पता, मोलरिटी मैंने कितनी बार पढ़ा है कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WA। कुछ लड़के तो क्या हो गए, लास्ट टाइम में रिवीजन करने आए होंगे, सर जी क्लास में रिवीजन कर लिया जाए, और उनको ये फॉर्मूला भी ना पता होगा। तो मोलरिटी की जगह फॉर्मूला ये लिखना है, ठीक है। क्या रखोगे, WB इंटू 1000 MB अपॉन में WA, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, मोलरिटी की जगह ये रख दोगे, है ना।
और जिनको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए पूरे चैप्टर की कोचिंग की वेबसाइट में अपलोडेड है। ऑलराइट, चलिए अब ये क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का, अभी बेंजीन में कुछ मिलाया तो नहीं गया ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये बेंजीन है, देखो ये बेंजीन है, अभी इस बेंजीन में कुछ मिलाया नहीं गया, ठीक है। फिर क्या करा कि 1.8 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। इसमें क्या करा गया, 1.8 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। किस, ये पूरा का पूरा उसने बोला कि 90 ग्राम ऑफ बेंजीन है। बेंजीन कितना है, 90 ग्राम। तो अगर वो बेंजीन अभी प्योर थी तो उसका जो प्रेशर पी नॉट से डिनोट करेंगे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी नहीं टीबी नॉट, टीबी नॉट, टीबी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ आपके 353.2 के। ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई, प्योर है ना, अभी कुछ मिलाया नहीं गया, तो नहीं मिलाया गया तो यानी वो प्योर है, तो वो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको टीबी नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर, ठीक है। फिर हमने क्या मिलाया है, ये आपका आपको क्या दे दिया, डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ सैल्यूट, मैंने सिखाया वेट ऑफ सैल्यूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बी कितना आ गया, 1.8 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यू ए दिया है, बेंजीन कितना है आपका, डब्ल्यू ए कितना दिया है, 90 ग्राम, यानी ए का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया है, बढ़ के कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, 354.11, ठीक है। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एमबी आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, एमबी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकाल लो बेटा, डेल्टा टीबी निकाल लो। तो आपने सर डेल्टा टीबी निकाल लेते, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, टीबी माइनस में टीबी नॉट। तो टीबी आपका कितना दिया था, 34.11 एंड माइनस में टीबी नॉट कितना दिया है, 353.23। इसको आप क्या कर लो, घटा दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, पॉइंट एंड 11 में, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, हेलो हेलो हेलो, तो ये आप लोग का आ जाएगा कितना, 0.88, ओके। ये आपका क्या आ गया, केल्विन में डेल्टा टीबी आ गया। डेल्टा टीबी के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, एंड ये आपका जो फॉर्मूला है इसमें हमको केबी की भी नीड है, एंड क्वेश्चन में केबी दिया होगा, केबी कितना दिया है, केबी यहाँ पे आपको दिया है 2.53 के, ठीक है। आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू एम, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। बहुत इजी है, करा करो, ठीक है। चलो यहाँ पे 2.53, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी आपको कितना दिया हुआ था बेटा, डब्ल्यू बी आपका 1.8 ग्राम है, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, डब्ल्यू बी। एम बी आपको कैलकुलेट करना, तो एम बी आप वैसे ही रख दो, डेल्टा टी बी आपका 0.88 निकला है इंटू 1000, ठीक है, 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ बेटा, 90 दिया हुआ है, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.88 इक्वल टू, है ना, आप इसको मल्टीप्लाई, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 9 2 जा 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू कट गई, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 50.6, ठीक है। ये आपका आ गया कितना, 50.6 अपॉन में एम बी। तो यहाँ पे देखो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा 50.6 अपॉन में 0.88, है ना। एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आंसर आपका ये आपका आंसर, ठीक है, 57.5 ग्राम पर मोल। है मेरी बात समझ में? तो आगे अब उन लोग का पढ़ते
हैं। आगे हम लोग का क्या है, हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फिर उसी की वजह से होता है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। तो द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, जब हम उसको क्या मिलाएंगे बेटा, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाएंगे, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब जो पूरी तरीके से उसमें घुलेगा नहीं। आई मेरी बात समझ में, इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम जो बनाई जाती है, ठीक है, आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है मुझे बताओ। ये आपका पानी होता है एंड पानी में बहुत सारा चीनी मिला देते हैं, ठीक है। पानी है अभी, उसमें हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, ठीक है। तो जब हमने शुगर नहीं मिलाया था, तो आप कहोगे सर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमने शुगर नहीं मिलाया था तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने शुगर मिलाया है, आप चेक कर लेना, कभी भी जो पानी में आप एक काम करना, आज क्या करना, पानी में एक बोतल नॉर्मल पानी फ्रीजर में लगाना एंड दूसरे बोतल में चीनी मिला के लगा देना, ठीक है। देखोगे कि जो नॉर्मल वाला बोतल होगा जल्दी फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जब हमने जैसे ही शुगर मिलाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 या फिर -5। वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना सैल्यूट का नंबर बढ़ाओगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। तो अगर मैं पूछूं कितना घटा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको निकालना हो कितना घटा, तो जब ये प्योर था तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF नॉट था, मिलाते ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। तो बड़े से छोटे को घटाना है तो बड़ा वाला माइनस वाला जो बड़ा अंक दिखता है वो छोटा होता है, माइनस में कोई चीज लिखी होती है तो वो छोटी होती है। तो आप क्या करोगे, इस वाले से इसको घटा दोगे, तो आप कहोगे सर 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। तो यहाँ पे डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, TF नॉट माइनस TF। बात फिर से वही होती है, फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और देखा जाता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है मोलरिटी में। अगर किसी का मोलरिटी ज्यादा है तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आई मेरी बात समझ में? तो आप बोलोगे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, मोलरिटी पे डिपेंड करती है। एंड जो गधे अभी तक मोलरिटी का फॉर्मूला नहीं याद कर पाए हैं, याद कर लो, WB × 1000 अपॉन में MB × WA, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसका भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और एक चीज बात, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या है बेटा, KF। तो जो KF है उसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। जहां पे भी क्रायो वर्ड आ जाए ना तो उसका क्रायो का मतलब होता है बहुत ठंडी चीज है ना, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में? चलिए, तो बेटा जो हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, ऑस्मोसिस समझेंगे। ऑस्मोसिस का जो सिंपल मीनिंग है वो ये मतलब है कि वाटर का मूवमेंट। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी का मूवमेंट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, किसी किशमिश को हम पानी में रख देते हैं ना, तो किशमिश के अंदर पानी सोख लेता है। वो कैसे होता है, पानी बाहर ज्यादा होता है किशमिश के एंड अंदर पानी किशमिश के कम होता है, तो पानी हमेशा ज्यादा से कम में जाता है, यानी हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी में जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट में जो मूवमेंट होता है वाटर का, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस के लिए हमेशा क्या जरूरत पड़ेगी, एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। और इस मेम्ब्रेन को बेटा क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी चाहिए। क्या? जैसे एक बेटा ये जो वाटर है, ये इस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। डाइल्यूट सोल्यूशन आप बोलो या फिर प्योर सॉल्वेंट बोलो। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जिसमें वाटर ज्यादा हो, वाटर का कंटेंट क्या हो बेटा, हाई हो, ठीक है। तो डाइल्यूट में मतलब क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट। एंड जब बहुत डाइल्यूट, जब वाटर में सॉल्वेंट तो है बट उसके साथ साथ सल्यूट है, सल्यूट बहुत सारे क्या है, सल्यूट है, सल्यूट, तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है। मेरी बात समझ में? जब पानी ज्यादा होगा तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, जब पानी कम होगा तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि प्योर वाटर ही, यानी सॉल्वेंट ही है, प्योर है ना, उसमें सल्यूट नहीं मिला, ठीक है। जब हमारा में
ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक बोल देंगे। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि लेस कंसंट्रेटेड, ठीक है। एंड हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा टोनिक। तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आई मेरी बात समझ में। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें वाटर कहाँ कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर का कंटेंट यहाँ पे हाई है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे सल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर क्या है, लो है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और हमने क्या पढ़ा कि जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर का फ्लो होता है किस, कहां से कहां तक, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की ओर या फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर। ये प्योर सॉल्वेंट से उससे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जाएगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, तो इसलिए क्योंकि वाटर हमेशा कहां से जाता है, हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट। हमेशा पानी कहां जाएगा, हाई से लो में जाएगा। तो यहाँ पे पानी ज्यादा है एंड ज्यादा से कम में पानी हमेशा चला जाता है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आई मेरी बात समझ में। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहां से, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन से, या फिर आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जो मूवमेंट होता है वाटर का, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। या फिर तीसरी डिफिनेशन हम बोल सकते हो कि हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब देखो हाइपरटोनिक आइसोटोनिक आप लोग समझ गए, इधर मेरी बात समझो। अब थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, सॉल्यूशन के पानी को अपनी ओर खींचने, यानी कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर, हम किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर तब हाई बोलेंगे जब वो अपनी ओर पानी को खींच लेता हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ आरबीसी में देखो तो आरबीसी से यहाँ पे पानी नहीं खींच पा रहा है, ठीक है। तो यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो है। बट यहाँ पे देखो इससे पानी बाहर की ओर खींच लिया गया है, यानी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो क्या कर सकता है, पानी को बाहर खींचने की जो क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। एंड अब सुनो मेरी बात, हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो वाटर कंटेंट को खींचने में, मतलब वाटर कंटेंट को खींच लेगा। कैसे खींच लेगा, अभी हम चर्चा करेंगे। मैंने यही बात बताई है, हाइपरटोनिक जब होगा तो उसमें सल्यूट का नंबर ज्यादा होगा, यानी हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड, यानी सल्यूट का नंबर ज्यादा होगा। एंड पहली ही क्लास में पहले ही मैंने बताया है कि अगर ये देखो यहाँ पे बताया है कि अगर नंबर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई मेरी बात समझ में। याद रखना बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएंगे यहीं से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो इससे क्या हो रहा है, ये वाटर कंटेंट को खींच नहीं पा रहा, बल्कि ये वाटर कंटेंट और एब्जॉर्ब करा दे रहा है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देन अनदर सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसका पहले से पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। आपने बोला सर कि जब कोई सोल्यूशन में वाटर ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है यानी प्योर वाटर होता है या फिर प्योर सॉल्वेंट होता है, या फिर हम बोल दें कि डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, तब आप उसको क्या बोलते हो सर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हो, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हो। फिर हमने बोला ये दूसरा इधर समझ लो कि जब हम बोलेंगे कि वाटर तो ज्यादा है ही है, वाटर तो ज्यादा है ही है, मान लो वाटर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें सैल्यूट आ जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ सैल्यूट बहुत सारे ऐड हो जाएंगे, तो वाटर तो अपने आप कंसंट्रेटेड हो गया। एंड कंसंट्रेटेड हो गया तो हम बोलेंगे कि वाटर क्या हो गया, लो हो गया। वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर एक्चुअली में क्या हो गया, लो हो गया, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, आप इसको बोलोगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलोगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलोगे, या फिर इसी को आप बोलोगे क्या बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का सोल्यूशन का मतलब क्या है, जब सल्यूट बहुत ज्यादा होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, जब सल्यूट आपका बहुत ज्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, दोनों ही केस में मैं क्या कर देता हूं, एक एक आरबीसी रख देता हूं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आरबीसी का कलर कैसे रख दिया, बट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया, यहाँ पे आरबीसी रख दिया, इधर भी मैंने क्या कर दिया, एक आरबीसी रख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, आरबीसी में पानी किधर की हो, जैसे हम किशमिश रखते हैं ना गिलास में,
तो पानी अंदर की ओर चला जाता है। तो क्यों चला जाता है वो समझो। यहाँ पे हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर में उसको रख दिया है। अब क्या होगा, बाहर पानी हाई है, आप पहले ही बता रहे हो सर कि प्योर वाटर कंटेंट है यानी वाटर की भरमार है, वाटर बहुत ज्यादा है। अंदर इसके वाटर अगर कम होगा तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वाटर को अंदर की ओर ले लेगा, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या बोलता है, ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि वाटर हमेशा किधर से किधर जाएगा, हाई से लो में जाएगा। हाई से कहां पे जाएगा, लो। तो यहाँ पे आपने बोला कि सर वाटर बाहर ज्यादा है एंड अंदर कम है, तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे वाटर को ले लेगा एंड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। फिर आप आ जाओ हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बोला कि सर ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर बाहर क्या होता है, लो होता है एंड अगर अंदर वाटर ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है, ये पानी को तुरंत खींच लेगा, तो ये पूरे के पूरे पानी को बाहर खींच लेगा। क्यों, क्योंकि वाटर हमेशा हाई से लो में आता है, क्योंकि है ना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, वाटर लो है तो लो में आएगा, हाई से लो में जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी, सेल एकदम से सिकुड़ जाएगी। आई मेरी बात समझ में। अब बेटा देखो, एज अ न्यूरो साइंस स्टूडेंट, एक्चुअली मेरा एमएससी न्यूरो साइंस है, तो हम लोगों को क्या करना होता था कि जब हम ब्रेन सेल्स, रैट वगैरह के ब्रेन सेल्स निकालते थे, तो उन ब्रेन सेल्स को प्रिजर्व करना होता था, तो उसमें किसी सोल्यूशन में हम डालेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी, अगर हम उसको प्योर वाटर में डाल देते थे तो वो सेल फूल जाती थी, अगर मैं उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा तो सेल एकदम से पिचक जाएगी। अब क्या करूं, तो हमने क्या करा, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाया। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या है, हमने देखा कि जैसा सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी जैसे सेल के अंदर सल्यूट नंबर है, जैसे सेल के अंदर मान लो हमने देखा कि भाई 100 सॉल्वेंट में 5 सल्यूट का नंबर है, ठीक है, तो वैसे ही हमने भी बनाया। वैसे हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे 0.9 NaCl का सोल्यूशन बनाया, ठीक है। इतना ही, ये 0.9 NaCl का सोल्यूशन यानी नमक का सोल्यूशन है, इतना ही जो कंसंट्रेशन है वो किसके अंदर होता है, एक सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर भी इतना होता है, बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है, अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, यानी बाहर के वाटर का लेवल और अंदर सेल के अंदर वाटर का लेवल सेम है, तो वाटर का मूवमेंट होगा नहीं एंड सेल में नो चेंज आएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी जब अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये तुम्हारे सत्यम सर। ओके, यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो एक बार इसको और देख लो, हाइपोटोनिक सेल फूल जाएगा, आइसोटोनिक नो चेंज होगा, मैंने बताया क्यों, एंड हाइपरटोनिक में वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात समझो, ऑस्मोसिस दो की तरीके का होता है। जब भी वाटर बाहर की ओर निकले, यानी निकाल कौन पाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सऑस्मोसिस। जब वाटर बाहर की ओर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सऑस्मोसिस। देखो इसमें वाटर कंटेंट बाहर की ओर निकल रहा है सेल से, इसको क्या बोलेंगे, एक्सऑस्मोसिस। एंड जब वाटर अंदर की ओर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अनदर सोल्यूशन, यानी ये मैं इसकी बात करूं तो इसके कंपैरिजन में इस पानी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ता है, जब सैल्यूट का नंबर बढ़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखते हैं तो वाटर का मूवमेंट ही नहीं होगा। एंड हाइपरटोनिक में हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अनदर सोल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए अब एक चीज और, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि सर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है एंड ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के पास एक प्रेशर लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सल्यूट नंबर ज्यादा है, यहाँ पे सल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर, है ना, प्रेशर लगा रहा है कि मेरी तरफ आओ, है ना। पानी को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है हमेशा क्या करता है, जिसके पास सल्यूट का नंबर ज्यादा होता है, एक प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल नंबर ले लेता हूं कि ये प्रेशर लगाता है 33 पास्कल। अगर मैं कहूं कि अगर ऑस्मोसिस को रोकना है, अगर ऑस्मोसिस को रोकना है तो मैं कितने पास्कल का प्रेशर दे दूं, 33 का प्रेशर ये अपनी तरफ से इधर की ओर लगा रहा है, इधर की ओर खींचने के लिए। तो मैं क्या करूं, यहां पे एक प्रेशर लगा दूं, ऐसे मतलब नीचे की ओर प्रेशर, ठीक है, यहां की ओर प्रेशर लगा दूं 33 पास्कल का। तो क्या ये ऑस्मोसिस रुक नहीं जाएगी, ऑस्मोसिस रुक नहीं जाएगी क्या? अगर मैं कह दूं यहां से जितना प्रेशर आ रहा है उतना प्रेशर मैं इधर से दे दूं तो ऑस्मोसिस रुक नहीं जाएगी। अगर मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है
तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाऊंगा, यानी मैं उसको ऑस्मोटिक की प्रेशर बोल सकता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, हाँ, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे। 33 वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को क्या कर देगा, रोक देगा। एज एग्जांपल लिया मैंने, मेरी बात आई, मेरी बात समझ में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज, उसको पाई से डिनोट करेंगे, इज द मिनिमम प्रेशर जो क्या करेगा, ऑस्मोसिस को रोक देगा। इज द मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोक देगा। अभी कहां से हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट से ऐसा हो रहा है। अब हमने पाई प्रेशर लगा दिया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। कब, जब हम पाई प्रेशर लगाएंगे, जब हम पाई प्रेशर लगाएंगे तब वो होगा। तो पाई आपका प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। आई मेरी बात समझ में। पाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी फॉर एग्जांपल मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है, किसी सोल्यूशन को ऑस्मोसिस को रोकना है, तो कितना प्रेशर लगाओगे उसको निकाल भी सकते हो। पाई इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, एंड सी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी, एंड और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। आई आपका आर जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एंड जो आपके आर की वैल्यू होगी बेटा, आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे 0.083, 0.083, ठीक है। वो आपकी यहाँ पे क्या होती है, आर की यूनिट होती है। आई मेरी बात समझ में। आर की जो वैल्यू होती है, एंड आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। चलिए अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताओ। अगर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि 33 इधर की ओर प्रेशर लग रहा था, एंड हमने इधर से यहाँ पे कितना लगा दिया 33, ऑस्मोसिस रुक गया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस रुक गया। अब मैं क्या कर दूं, 33 तो लग ही रहा है, +1 कर दूं, यानी इधर से 33 लग रहा है, इधर से 34 लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, इधर से अभी जितना लग रहा था हमने उधर से लगाया था तो ऑस्मोसिस रुक गई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाया था, यानी वही ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं क्या करूं कि इधर से एक ज्यादा कर दूं, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा कर दूं, तब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, प्रेशर इधर की ओर है यानी इधर लगेगा, है ना। अब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इसी को बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, यहां पे देखो हमने जो प्रेशर जो अप्लाई करा है, यहाँ पे जो प्रेशर जो हमने अप्लाई करा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, ठीक है, ये अब डायरेक्शन चेंज हो गई। अब कहोगे सर जी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, सुनो मेरी बात। मैं कह दूं ये क्या है, शुगर सोल्यूशन तो छोड़ो, ये सॉल्ट सोल्यूशन है। जैसे समुद्र का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है ना, सॉल्टी एकदम खारा पानी समुद्र का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, समुद्र के पानी से नमक निकालना है। सर कैसे निकालोगे, उसमें तो पानी है बहुत सारा, इवेपोरेशन करने बैठे तो इवेपोरेट ही करते रह जाओगे। पानी हमको निकालना है, इससे पूरे कंटेंट से पानी निकालना है, बस सल्यूट बचे, यानी नमक बस बचे, नमक बस बचे, पानी निकालना। तो मैं क्या करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कैलकुलेट करूंगा, पाई इक्वल टू सी आर टी से, एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा उससे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, एंड उससे जब ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पूरा का पूरा पानी का मूवमेंट इधर होने लगेगा। जब पानी का मूवमेंट इधर होने लगेगा तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, सल्यूट बचेगा, एंड सल्यूट क्या था आपका, NaCl, नमक बचेगा। आई मेरी बात समझ में। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो आरओ लगा है आपकी घर में, जो पानी को साफ करता है आपके घर में, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आई मेरी बात समझ में। जो मेन जो पानी वाला कंटेंट है, वाटर वाला कंटेंट इधर निकाल के आपको दे देता है, एंड जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन, जो भी जो आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो आपका बाहर कर देता है। आई मेरी बात समझ में। चलिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डिफिनीशन क्या होगी, प्रोसेस इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज ओवरकम बाय, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम किया जाता है बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है, ऑन द सोल्यूशन साइड, सो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। तो जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, यानी वाटर जो है, वो कहां से कहां जाएंगे, सोल्यूशन से, जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उससे प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाता है, याद रखिएगा, डिफिनीशन बहुत इजी है। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसको लगाइए, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको, ठीक है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1, ठीक है, तो इसमें आपको मोलरिटी दे दी कितनी, 0.1 मोलर, ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूशन है, टेम्परेचर आपको दिया है कितना, 300 के, है ना। अब
फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इक्वल टू बेटा सी आर टी। तो पाई इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.1 है ना, या फिर एम आर टी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। आर की वैल्यू कितनी होती है 0.083 एंड टी की वैल्यू क्या क्या दी हुई है यहाँ पे 300, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आंसर आएगा 2.46, ठीक है। ये आपका प्रेशर आ जाएगा एटीएम में। प्रेशर यूनिट किसकी होगी, इसकी एटीएम होगी। आई मेरी बात समझ में? तो यहां से आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज और जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है बेटा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आए हुए हैं कि उनमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ पे कुछ इमेजेस देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक स्प्रे है, परफ्यूम है, परफ्यूम को मैंने यहाँ पे परफ्यूम में ज्यादा होगा एंड वो पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। मैंने परफ्यूम यहाँ पे डाला है लेकिन धीरे से वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, क्यों? क्योंकि परफ्यूम की कंसंट्रेशन, परफ्यूम यहाँ पे ज्यादा है एंड पूरे कमरे में इसलिए फैल जा रहा है क्योंकि पूरे कमरे में परफ्यूम कम है, तो परफ्यूम अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। एंड ऑस्मोसिस में एक जो किसमिस फूल गया है या फिर किसमिस पिचक गया है, वो किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वाटर का फ्लो होता है, वाटर के हाई से लो में, या फिर आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन से सोल्यूशन की ओर, ठीक है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड की ओर। दूसरा आप इमेज देखिए डिफ्यूजन का, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना, वो क्या है, यहाँ पे ये जो इंक है यहाँ पे हाई है एंड थोड़ी देर बाद देखोगे ये इंक अपने आप घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी? इसलिए घुल जाएगी क्योंकि यहाँ पे वाटर में इंक कम है, यहाँ पे कम है। हमेशा इंक जो है अपने हाई से लो में फैल जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी जो आपका जो डिफ्यूजन होता है वो आपका वाटर में नहीं होगा, डिफ्यूजन होता है गैसेस में, सॉलिड में, या फिर समटाइम्स कुछ लिक्विड्स में होता है, ठीक है। बट ऑस्मोसिस में जैसे कि हमने बोला कि नमक निकालने का प्रोसेस फ्रॉम वाटर, तो वो ऑस्मोसिस का एग्जांपल्स हैं। आई मेरी बात समझ में? चलिए समझते हैं। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वाटर का केवल मूवमेंट होता है, वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है, अपने लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से यानी डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जाता है, या फिर मैं कह दूं ज्यादा पानी से कम पानी की ओर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहां पे खाली खाली चीजें होंगी वहां पे पहुंचता है। और ये किसके लिए? इसके लिए ऑस्मोसिस के लिए आपको एसपीएम चाहिए होगा, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर गैसेस ज्यादा होती है, जैसे ऑक्सीजन बाहर, मेरे शरीर के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने आप ही अंदर चली आएगी, ठीक है, ज्यादा से कम में, हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लेस कंसंट्रेटेड रीजन में चली आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? उसके लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी। ऑस्मोसिस हमेशा सोल्यूशन में होता है, डिफ्यूजन गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सब में होता है। आई मेरी बात समझ में? मतलब होगा गैसेस और लिक्विड में, लेकिन डिफ्यूजन एक्चुअली में सॉलिड का भी होता है। आई मेरी बात समझ में? चलिए, फिर ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो किसका होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है, केवल एक डायरेक्शन में होता है। ऑस्मोसिस हमेशा किस में डायरेक्शन में होता है? या तो इधर होगा या तो उधर होगा, यानी मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा हो जाता है, बट डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? एक होगी, वन डायरेक्शन होगी। डिफ्यूजन में बोथ अपना अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो, सल्यूट के पार्टिकल या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, या फिर रियल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये यहां तक हो गया। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब जब हम लोग बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चालू किए तो एक्चुअली में क्या होता था, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल में जो वैल्यू है एंड कैलकुलेशन में जो वैल्यू है अलग अलग आ रही थी। यानी जब एक्सपेरिमेंट से हमने देखा तो वो वैल्यू कुछ और है, जब मैंने कैलकुलेट करके देखा कि यही वैल्यू आनी चाहिए तो वो वैल्यू नहीं आई, मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने, ठीक है। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है कि कुछ जो मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाते हैं। आई मेरी बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl के लिए मैंने पाई इक्वल टू CRT से
मैंने NaCl के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे कंसंट्रेशन रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन रखेंगे तो वो तो केवल NaCl के अकॉर्डिंग होगा, बट यहाँ पे सैल्यूट का नंबर बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ आएगा। क्यों सैल्यूट का नंबर बढ़ रहा है? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl और ये टूट जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये जो पाई इक्वल टू CRT वैल्यू वो एक मॉलिक्यूल के लिए आएगी, बट यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है? अपने आयंस में टूट जा रहा है तो ज्यादा आएगा, मतलब जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आएगी एंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। आई मेरी बात समझ में? यानी जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डेविएट हो जाती है, यानी अलग हो जाती है नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू से। ये डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन यानी अपने आयंस में टूट जाना। दूसरा एसोसिएशन है, जैसे जो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं तो एस्टिक एसिड जुड़ जाता है। एस्टिक एसिड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए अगर पाई इक्वल टू CRT निकाल रहा था, ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल का पाई इक्वल टू सी, ये दो मॉलिक्यूल है एंड दो मॉलिक्यूल होके एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो यानी जो पाई CRT निकलेगा वो दो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग निकलेगा, बट वो दोनों जुड़ गए तो पाई इक्वल टू CRT, यानी ये दुगना नहीं हो गया, दो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग दुगना नहीं होगा, तो इसको हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको कैलकुलेटेड वैल्यू को, अब आप लोग समझे ना, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों हो जाता है? या तो एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। एसोसिएशन में सबसे अच्छा एग्जांपल एस्टिक एसिड को जब बेंजीन में डालते हैं, डिसोसिएशन में आपके जो क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, या फिर आयनिक कंपाउंड क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होगी, उनके लिए ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या होगी बेटा? सेम होंगी। आई मेरी बात समझ में? अब सुनिए मेरी बात, जो आपका जो डिसोसिएशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl, तो NaCl दो मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो यहाँ पे डिसोसिएशन जो है वो कितने होंगे जाएंगे? दो हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई आपके वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोलते हैं आई को क्या बोलते हैं? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो इसके लिए बेटा आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। CaCl2 के लिए आई कितना हो जाएगा? Ca1 एंड Cl2 2, तो यानी आई यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, जितने भी आयंस में टूटे। आई मेरी बात समझ में? मैं आपसे पूछूं कौन नहीं टूटेगा, तो सुगर हो गया, ठीक है, सुगर हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, जो जनरली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जितने भी आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट और हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अपने डिसोसिएट ही नहीं होते, यानी वन ही रहते हैं, तो इनके लिए आई इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 होगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये बात है। आई मेरी बात समझ में? चलो, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का डिफिनीशन क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिफिनीशन डायमेंशन लेस फैक्टर है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। एंड ये क्या देखता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना डिसोसिएशन या फिर कितना एसोसिएशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन भी देखेगा। क्यों? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एस्टिक एसिड बेंजीन में एस्टिक एसिड है, वो क्या हो जाता है? डाइमर हो जाता है, यानी दो अलग अलग होते हैं, दोनों साथ में जुड़ गए। तो अब हम इनको साथ में रखेंगे, तो इसके लिए आई क्या हो जाएगा? 1/2। इसके लिए आई क्या हो जाएगा? 1/2। ये दो मिलके एक बन गए हैं, यानी इसके लिए आई क्या हो जाएगा? 1/2। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर ये होता है। आई मेरी बात समझ में? तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई है, उसको डिवाइड करेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 6 आ रहा है, बट आपने कैलकुलेट जो करा है वो 3 आया, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई का मतलब 2, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो हमारे जो न्यू फॉर्मूला बने हैं उसमें यही है, न्यू फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? पाई इक्वल टू CRT नहीं, ICRT, यानी वॉन्ट ऑफ से हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वजह से यहाँ पे आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। जितने आयंस में टूटेगा वो भी तो जुड़ना पड़ेगा। ये पाई इक्वल टू CRT तो एक अपना एक मॉलिक्यूल के लिए था, अब CaCl2 3 मॉलिक्यूल में टूट गया, तो 3 आयंस में टूट गया, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई इक्वल टू ICRT हो गया। वैसे ही जो आपका P0 माइनस P अपॉन में P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IXB हो जाएगा, है ना। वैसे ही आपका जो डेल्टा TB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? KB इंटू M होता है ना, तो IM हो जाएगा। वैसे ही आपका जो डेल्टा TF है वो क्या हो जाएगा? IKF
इंटू एम हो जाएगा, यानी सब में हमको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सैल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, एंड क्वांटम फैक्टर वही डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की बात करता है। आई मेरी बात समझ में? या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या फिर कितना पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, और कितना पहले था। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल डिसोसिएट होने से पहले 1 था एंड डिसोसिएट होने के बाद 2 हो गया, तो यानी यहाँ पे इसका क्वांटम फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हमने निकाल के भी दिखा दिया। बस यहीं तक था चैप्टर, है ना। आप थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी जल्दी भी पढ़ाया, तो आपका रिवीजन टाइप के लिए भी वीडियो है। बाकी जब हम ऑफलाइन में जब चर्चा करते हैं तो बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बट एक क्विक रिवीजन, या फिर हम कह दें कि रिवीजन क्या है, मैंने तो इतना भी तेज नहीं पढ़ाया कि रिवीजन, यानी पूरी तैयारी कराई है, जितना भी पढ़ना चाहिए उतना हमने कराया है, ठीक है। ऑनलाइन कंटेंट के हिसाब से अच्छा कराया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, एंड जैसे रील्स आप लोग एक दूसरे को शेयर करते हो, वैसे ये वीडियो भी शेयर करना है, ठीक है।